गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्लस टू क्लास कॉमर्स बच्चे। आज हम इकोनॉमिक्स का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, मेजर्स टू करेक्ट डेफिशिएंट एंड एक्सेस डिमांड। पहले हमने क्या किया, पिछला प्रीवियस चैप्टर हमने किया था प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड। आज हमने करना कि कैसे हम जो हमारी इकोनॉमी में डेफिशिएंट डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड की जो प्रॉब्लम पाई जाती है और एक्सेस डिमांड की जो डेफिशिएंट मतलब कीमतों कम होने की और एक्सेस मतलब कीमतों के बढ़ने की जो प्रॉब्लम पाई जाती है उसको कैसे करेक्ट किया जा सकता है, उसके बारे में करना है हमने। तो उसको करेक्ट करने के दो तरीके हैं, एक फिजिकल पॉलिसी, एक मॉनेटरी पॉलिसी। उससे पहले हम थोड़ा सा पिछला रिवाइज करते हैं कि होते क्या थे ये दोनों, फिजिकल और ये जो मॉनेटरी पॉलिसीज़ हैं। इसकी पहले देखो कि हमारी इकोनॉमी में क्या था कि फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम इज़ एन आइडल सिचुएशन ऑफ फॉर एन इकोनॉमी। किसी भी इकोनॉमी में पूरा रोज़गार होना बड़ी एक आइडल सिचुएशन मानी जाती है, बड़ा एक अच्छी सिचुएशन मानी जाती है कि जब हमारी इकोनॉमी में पूरा रोज़गार हो। अब देखो, जब हमारी इकोनॉमी में डेफिशिएंट एंड एक्सेस डिमांड आ रही है, डेफिशिएंट मतलब कीमतों का कम होना, एक्सेस मतलब कीमतों का बढ़ना। तो हमारी इकोनॉमी में जब भी कभी कीमतें कम होती हैं या कीमतें डिमांड बढ़ जाती है या डिमांड कम हो जाती है, तो उसके कारण इकोनॉमी में दो तरह एक प्रॉब्लम जनरेट होती है। एक जनरेट कंडीशंस फॉर ट्रेड साइकिल। हमारी इकोनॉमी में एक कंडीशंस आ जाती है ट्रेड साइकिल की। ट्रेड साइकिल का मतलब होता है व्यापार में तेज़ी आना और कभी कभी कमी आना। अब देखो, डेफिशिएंट डिमांड क्या थी? डेफिशिएंट डिमांड मीन्स लेस देन डेफिशिएंट डिमांड। एग्रीगेट मतलब टोटल डिमांड जो है कम है एग्रीगेट सप्लाई से एट द लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से हमारी डिमांड जो है सप्लाई से क्या है, कम है। डेफिशिएंट डिमांड का मतलब क्या है कि हमारी जब डिमांड क्या है कम होती है सप्लाई से, किसके लेवल से? फुल एम्प्लॉयमेंट। सप्लाई ऑफ गुड्स इज़ मोर देन दियर डिमांड। सप्लाई क्या है, ज़्यादा हो जाती है, डिमांड क्या है, कम हो जाती है। प्रॉफिट क्या हो जाते हैं, डिक्रीज़ हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। ऑब्वियसली जब हमारे प्रोडक्ट की डिमांड कम है, प्रोडक्शन ज़्यादा है, तो प्रॉफिट होने की बजाय लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रोडक्शन वेस्ट चली जाएगी, डिमांड ही नहीं लोग करेंगे, ऐसे पड़े रहेगा स्टॉक। इनकम स्टार्ट फॉलिंग, हमारा प्रॉफिट कम हो रहा, इनकम भी कम हो जाएगी। फैक्टर्स भी क्या होंगे, अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। फैक्टर्स का हम पूरा यूज़ ही नहीं करेंगे, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर पैसा लगाने के लिए रेडी नहीं होगा। ये क्या है, ये सारी प्रॉब्लम्स कब आती है? जब डिमांड हो जाती है डेफिशिएंट, डिमांड कम हो जाती है, डिमांड सप्लाई से कम हो जाती है, प्रॉफिट कम हो जाते हैं, डिमांड कम हो जाती है, इनकम कम हो जाती है, फैक्टर्स अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं, लेबर अनएम्प्लॉयड हो जाती है। इन केस ऑफ अगर हमारी इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड आ जाती है, डिमांड बढ़ जाती है, तो फिर क्या आता है, डिमांड ज़्यादा हो जाती है सप्लाई से। ठीक है, तो फुल एम्प्लॉयमेंट आ जाता है, इन्फ्लेशन आ जाती है। इन्फ्लेशन मीन्स कीमतों का बढ़ना। डिमांड ज़्यादा हो गई है, दुकानदार ने प्राइसेस भी बढ़ा दिए, प्राइसेस राइज कर दिए, तो इसका एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा, इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा द इंटरेस्ट ऑफ पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। हमारी जो सोसाइटी के पुअर लोग हैं उन पे ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। देयर इज़ जनरली इनस्टेबिलिटी इन द इकोनॉमी। तो हमारी इकोनॉमी में इनस्टेबिलिटी आ जाएगी, इस अस्थिरता आ जाएगी। चाहे हमारी इकोनॉमी में डेफिशिएंट डिमांड हो, एक्सेस डिमांड हो, दोनों किसी भी तरह की प्रॉब्लम के कारण हमारी इकोनॉमी को फेस करना ही पड़ता है। अगर डिमांड कम हो जाती है, प्रॉफिट कम हो गए, इनकम कम हो गए, लोग बेरोज़गार हो गए। अगर डिमांड बढ़ जाती है तब क्या होता है, प्राइसेस राइज हो जाते हैं, गरीब पुअर सेक्शन पर ज़्यादा इफेक्ट पड़ना स्टार्ट हो जाता है, अस्थिरता आ जाती है हमारी इकोनॉमी में। ठीक है, दोनों चीज़ों के ही बैड इफ़ेक्ट हैं। दोनों चीज़ों के कारण हमारे मतलब बिजनेस में, हमारी सोसाइटी में ट्रेड साइकिल आते हैं। ये सारी चीज़ों को उल्टा पुल्टा होना को उसका नाम दिया गया है ट्रेड साइकिल्स का। अब देखो कि स्टेबिलिटी, अगर हमने अभी कहा कि हमारी इकोनॉमी में इनस्टेबिलिटी आ जाती है, तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी इकोनॉमी में स्टेबिलिटी लाई जाए, तो उसके लिए उस स्टेबिलिटी ऑफ इकोनॉमी रिक्वायर्स दैट द, अगर हम चाहते हैं हमारी इकोनॉमी में स्टेबिलिटी आए, रिक्वायर्ड है, ज़रूरी है, तो हमें उसको करेक्ट करने के दो तरीके हैं। ठीक है, दो तरह के मेजर्स हैं, एक फिजिकल पॉलिसी और एक मॉनेटरी पॉलिसी है। उनकी हेल्प से हम ये जो हमारी इकोनॉमी में कभी डेफिशिएंट डिमांड आ रही है, कभी एक्सेस डिमांड आ रही है, उस प्रॉब्लम का सल्यूशन किया जा सकता है।
अब फर्स्ट ऑफ पहले हम करेंगे फिजिकल पॉलिसी। फिजिकल पॉलिसी मतलब राजकोषीय नीति। राजकोषीय नीति किस के साथ संबंधित है? गवर्नमेंट के साथ। टू बजटरी पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट, ये किसकी पॉलिसी है? गवर्नमेंट की। और पॉलिसी रिलेटेड टू गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट। फिजिकल राजकोषीय नीति गवर्नमेंट की खर्चों के साथ और गवर्नमेंट की रेवेन्यू के साथ संबंधित है। ठीक है, द पॉलिसी रिलेटेड टू गवर्नमेंट रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट किसके साथ रिलेटेड है? गवर्नमेंट की रेवेन्यू मतलब आमदन, एक्सपेंडिचर मतलब खर्चों के साथ संबंधित है। with a view to correcting the situation of excess demand and deficient demand in economy। तो हम राजकोषीय नीति की हेल्प से ही हम करेक्ट कर सकते हैं एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड जो हमारी इकोनॉमी में पाई जाती है। फिजिकल पॉलिसी किसके साथ संबंधित है? गवर्नमेंट की पॉलिसी के साथ, गवर्नमेंट के रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर के साथ। और इसके राजकोषीय नीति की हेल्प से ही हम ज़्यादा डिमांड और कम डिमांड को ठीक कर सकते हैं। हमारी इकोनॉमी में जो प्रॉब्लम एक्सेस डिमांड की और डेफिशिएंट डिमांड की प्रॉब्लम्स पाई जाती हैं उनको करेक्ट कर सकते हैं किसकी हेल्प से? फिजिकल पॉलिसी के। आगे डाल्टन ने एक डेफिनेशन दी है, फिजिकल पॉलिसी इज पॉलिसी कंसर्निंग द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डेबिट ऑफ द गवर्नमेंट फॉर अचीविंग डेफिनेट ऑब्जेक्ट्स। फिजिकल राजकोषीय नीति किसके साथ संबंधित है? इनकम के साथ, खर्चों के साथ। डेबिट मतलब कर्जे वगैरह लेते हैं, डेप्ट करते हैं गवर्नमेंट। ये सारा कुछ गवर्नमेंट क्यों करती है? क्योंकि गवर्नमेंट क्या चाहती है? गवर्नमेंट अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना चाहती है, या गवर्नमेंट अपनी इकोनॉमी में क्या लाना चाहती है? स्टेबिलिटी। तो इसलिए ये सारी राजकोषीय नीति में ये सारी जो हैं ऑब्जेक्टिव्स को लेकर चला जाता है ताकि हमारी इकोनॉमी में क्या आ सके? स्टेबिलिटी। नेक्स्ट है आगे मेजर्स ऑफ फिजिकल पॉलिसी। डिफरेंट मेजर्स दिए गए हैं फिजिकल पॉलिसीज़ के। फिजिकल मेजर्स रिलेटेड टू गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। फिजिकल पॉलिसीज़ के मेजर्स किसके साथ संबंधित है? गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर के साथ और गवर्नमेंट की रेवेन्यू के साथ। अब फिजिकल पॉलिसी में क्या क्या इन्वॉल्व्ड है? गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट के रेवेन्यू। गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर में क्या क्या आता है? कहाँ एक्सपेंडिचर मतलब खर्च, कहाँ खर्च करती है? पब्लिक वर्क्स, पब्लिक वेलफेयर। डिफेंस मतलब रक्षा के लिए सब्सिडीज़ देती है लोगों को। पब्लिक वर्क मतलब लोगों को रोज़गार देने के लिए कोई ना कोई काम चलाना। लोगों की वेलफेयर के लिए कोई ना कोई कैंप वगैरह लगाने हैं, रक्षा करनी है, युद्ध वगैरह आ रहे हैं, फ्लड्स आ रहे हैं, उसमें हेल्प करनी है, सब्सिडीज़ देनी है। ये सारे सरकार खर्च करती है। गवर्नमेंट रेवेन्यू मतलब सरकार को इनकम कहाँ से होती है? गवर्नमेंट को इनकम कहाँ से होती है? टैक्सेस से। जो गवर्नमेंट क्या लगाती है? टैक्स वगैरह लगाती है। गवर्नमेंट बॉर्बिंग करती है, बॉर्बिंग मतलब कर्जे वगैरह देती है। डेफिशिएंट फाइनेंसिंग करती है। ठीक है, ये एक्सपेंडिचर के सोर्सेज हैं, इनकम के सोर्सेज हैं, ये एक्सपेंडिचर हैं गवर्नमेंट के। आगे देखो, सबसे पहले हमारे फिजिकल मेजर्स रिलेटेड टू गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। कहाँ खर्च करती है सरकार? पब्लिक वर्क, कोई कंस्ट्रक्शन चला देनी है, रोड बनाने, डैम, ब्रिज बनाने ताकि लोगों को रोज़गार मिल सके। पब्लिक वेलफेयर के लिए कुछ ना कुछ एक्टिविटी करना है, एजुकेशन देनी है, हेल्थ फैसिलिटीज़ देनी है। डिफेंस मतलब देश की मेंटेनेंसी, लॉज एंड ऑर्डर्स के लिए कोई लोगों की पब्लिक की रक्षा करनी है। पुलिस की सर्विसेज, आर्मी की सर्विस देना, कोई भी लॉज बनाने, ऑर्डर्स बनाने हैं अपने देश की मेंटेनेंसी के लिए जो भी खर्च कर रही है। सब्सिडीज़ दे रही है टू प्रोड्यूस मोर। सब्सिडीज़ इसलिए दे रही हैं ताकि प्रोड्यूसर अपनी प्रोडक्शन को बढ़ा सके। ये सारे हैं गवर्नमेंट के खर्चे, एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट है गवर्नमेंट कहाँ से गवर्नमेंट को इनकम होती है। सबसे पहले गवर्नमेंट की इनकम का सोर्स है टैक्सेस। ठीक है, टैक्स लगाती है, टैक्स सभी को पेमेंट करनी पड़ेगी। टैक्स एक कंपल्सरी पेमेंट है जो कि गवर्नमेंट को देनी पड़ेगी, लोग गवर्नमेंट को देते हैं। सरकार 2 टाइप्स के टैक्स लगाती है। एक टैक्स है डायरेक्ट टैक्सेस, एक इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं जो जिस पर्सन पे लगा है उसको ही पे करने पड़ते हैं,
डायरेक्ट टैक्सेस आर दोज टैक्सेस विच आर लीव्ड ऑन इनकम। किस पे टैक्स लगाया जाता है? इनकम पे। अगर मेरी प्रॉपर्टी ऑफ द पर्सनस, अगर मेरी प्रॉपर्टी मेरे हाउस टैक्स लग रहा है, मेरे को मेरी इनकम पे टैक्स लग रहा है, तो वो मेरे को ही देना पड़ेगा। उसका मैं इफ़ेक्ट दूसरे पर्सन पे डाल नहीं सकती। इसके अलावा और कौन से बर्डन ऑफ दीज टैक्सेस आर बोर्न बाय दोज पर्सन ऑन whom these are लीव्ड। इनकम टैक्स, गिफ्ट टैक्स, वेल्थ टैक्स आर एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। मेन एग्जाम्पल क्या है? इनकम एंड प्रॉपर्टी टैक्स। इसके अलावा ये टैक्स हैं, ये टैक्स जिस पर्सन पे लगे हैं उसी को ही पे करने पड़ते हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं जैसे हम कोई गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने जा रहे हैं, कुछ भी चीज़ सामान खरीदने गए हैं, उसमें ही इंक्लूडेड होते हैं। उनका जो इनडायरेक्ट टैक्सेस का बर्डन है ना, जो वो जिस पर्सन पर लग रहे हैं उसका बर्डन हम दूसरे अदर पर्सन पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बट डायरेक्ट टैक्स को किसी दूसरे पर्सन पे नहीं बर्डन डाल सकते उसका। ठीक है। डायरेक्ट टैक्सेस का बर्डन हम दूसरे पर्सन पे नहीं डाल सकते। इनडायरेक्ट टैक्सेस का बर्डन जो है अदर पर्सन पे पड़ता है। ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्सेस को दूसरे पर्सन पे डाला जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल इनडायरेक्ट टैक्सेस है, मैं मार्केट गई हूँ, ये बुक लेने गई हूँ, ये बुक थी वैसे दुकानदार के पास थी 300 की, उसने मेरे को 450 की लगा ली। उसने क्या किया? उसमें सारे टैक्स वगैरह को इन्वॉल्व किया है। उसने इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन अपने पे नहीं डाला, बल्कि किस पे डाल दिए? कस्टमर पर। इसमें कौन सा टैक्स है? सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स मतलब बेचने के टाइम पे जो टैक्स इन्वॉल्व है। एक्साइज ड्यूटीज़, कस्टम ड्यूटीज़। ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्सेस का बर्डन हम दूसरे पर्सन पे डाल सकते हैं। डायरेक्ट टैक्सेस का जो जिस पे लगे हैं उसी को पे करने पड़ते हैं। तो सबसे पहला इनकम का सोर्स गवर्नमेंट का है टैक्सेस। सेकंड है पब्लिक डेब्ट करना या बोरविंग करना, कर्जे लेना। पब्लिक रेफर्स टू डेब्ट करना, डेबिट करना।